ऑलराइट क्लास, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. थैंक यू। ओके क्लास, पिछले सेशन में हमने लॉजिक गेट्स पे, ट्रांजिस्टर्स पे और सर्किट्स पे बात की थी। ठीक है, बेसिकली हमने बात की थी कि कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, उसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आज हमने उस पर फर्दर कंटिन्यू करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट्स के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट सेट और यूनिवर्सल गेट का क्या मतलब है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है सर्किट्स की। ठीक है, एक सर्किट को एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कैसे या मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। और फाइनली हम देखेंगे कि लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और ट्रूथ टेबल से आपने एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि कंप्लीट सेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्लास, आपके पास अगर एक सेट ऑफ गेट्स है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन, यानी कलेक्शन में कुछ गेट्स हैं, और अगर उन गेट्स को आप इस्तेमाल करते हुए कोई भी लॉजिकल फंक्शन, कोई भी सर्किट, ठीक है, अगर आप बना सकते हैं सिर्फ उन्हीं गेट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो उसे एक कंप्लीट सेट कहा जाएगा। और उन गेट्स के आप जितने मर्जी नंबर जो मर्जी हो, ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, पर जो गेट्स हैं वो फिक्स्ड है उस सेट में, उसके अलावा कोई और गेट नहीं आ सकता। तो उन गेट्स का जो सेट है उसे आप कंप्लीट सेट कहते हैं। यानी एग्जांपल है, अगर एक सेट है जिसमें एंड और नॉट गेट है, तो इन एंड और नॉट की किसी भी कॉम्बिनेशन से आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं, तो इसलिए ये कंप्लीट सेट है। अगर आपके पास सिर्फ एंड और नॉट गेट्स हैं तो वो भी एक कंप्लीट सेट है। अगर सिर्फ और नॉट गेट्स हैं तो इस ये भी कंप्लीट सेट है, और इससे भी आप कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और नैंड और नॉर गेट्स में ये भी एक कंप्लीट सेट है। सिर्फ नैंड को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का कोई भी सर्किट बना सकते हैं, और सिर्फ नॉर को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का कोई भी सर्किट बना सकते हैं। और अगला पॉइंट है मिनिमल कंप्लीट सेट का। तो मिनिमल कंप्लीट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी रिडंडेंट एलिमेंट ना हो। यानी अब ऊपर आप देख रहे हैं कि पहला सेट जो है उसमें एंड और नॉट गेट्स हैं। ठीक है, तो यही फंक्शनैलिटी जो है आप सिर्फ और सिर्फ एंड और नॉट के थ्रू इस्तेमाल अचीव कर सकते थे, या फिर यही सारी फंक्शनैलिटी आप और नॉट के थ्रू इस्तेमाल अचीव कर सकते थे। तो इसलिए जो पहला सेट है एंड और नॉट वाला, वो मिनिमल वो कंप्लीट सेट तो है, पर वो मिनिमल नहीं है। मिनिमल का मतलब है कि सबसे छोटा पॉसिबल, यानी इसमें कोई यूजलेस एलिमेंट, रिडंडेंट एलिमेंट ना हो। तो एंड और नॉट में से अगर आप एंड को निकाल देते हैं तो जो सेट बचेगा वो भी कंप्लीट सेट है, और उसका साइज भी छोटा है। यहाँ पे एंड और नॉट में से आप और को निकाल देते हैं तो पीछे जो एंड नॉट बचा है वो भी कंप्लीट सेट है, और उसका साइज भी छोटा है। तो इसलिए अगर एंड और नॉट तीनों गेट आपके सेट में थे तो उसे आप कंप्लीट तो कह देंगे, पर वो मिनिमल नहीं होगा। और अगला पॉइंट ये है कि गेट जो है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, अगर सिर्फ उसी गेट को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सकें, या उसी गेट को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का कोई भी गेट, दूसरा गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि नैंड और नॉर जो है वो सिर्फ वन एलिमेंट वाले सेट्स हैं, यानी नैंड के साथ कोई और सेट नहीं है, और नैंड कंप्लीट सेट है और मिनिमल कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको और की फंक्शनैलिटी चाहिए थी, नॉट की फंक्शनैलिटी चाहिए थी, एंड की फंक्शनैलिटी चाहिए थी, तो यहां से लग रहा है कि वो सारी फंक्शनैलिटी आप सिर्फ नैंड को इस्तेमाल करते हुए अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली वो सारी फंक्शनैलिटी आप सिर्फ नॉर को इस्तेमाल करते हुए अचीव कर सकते हैं। इसलिए नैंड और नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक नैंड गेट है, आपने प्रूव करना है कि नैंड गेट इज यूनिवर्सल। यानी इसका मतलब है कि नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए आप एंड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं,
और गेट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। दो इनपुट्स हैं ए बी, एक आउटपुट एफ है, ए जीरो है बी जीरो है, तो नैंड गेट की आउटपुट 1 होगी। ए जीरो है बी 1 है, आउटपुट 1 होगी। ए 1 है बी जीरो है, आउटपुट 1 होगी। ए 1 है बी 1 है, तो आउटपुट 0 होगी। ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। अब क्लास एक काम करें, पहला जो सर्किट बना हुआ है ये दोनों नैंड गेट्स हैं। आप देखें कि ए बी की वैल्यू जब 0 0 0 1 1 0 1 1 होगी तो इसकी आउटपुट क्या होगी। इस पूरे सर्किट का आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, जल्दी बनाएं। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स। सर एक बार फिर बता दें क्या करना है हमने। मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास सर्किट पड़ा हुआ है ना, ये आपको नजर आ रहा है सर्किट, ठीक है। इसमें ए और बी की जो भी वैल्यूज हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो आपने डिटरमिन करनी है, उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। यानी ए 0 है बी 0 है तो आउटपुट क्या होगी, ए 0 है बी 1 है तब आउटपुट क्या होगी, ए 1 है बी 0 है तब आउटपुट क्या है, और ए 1 बी 1 है तब आउटपुट क्या होगी। इन सारों की आउटपुट लिखें। और ये जो दो गेट्स हैं, ये वाला गेट ये भी नैंड है और ये वाला गेट भी नैंड है, और नैंड का मैंने ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है, इसे इस्तेमाल करें। चलें, ऑलराइट क्लास, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज पहली इनपुट क्या है, ए इज 0 एंड बी इज 0, ठीक है, और ये नैंड गेट है। तो 0 0 पे नैंड गेट में क्या आउटपुट होती है, 1, ठीक है। तो यहां पे 1 आ जाएगा, विच मीन कि ये 1 और ये 1 है। अब नैंड गेट में अगर दो 1 की इनपुट आ रही है तो यहां से आपको नजर आता है कि उसकी आउटपुट 0 होगी, ठीक है। तो इनपुट ए बी अगर 0 0 है तो इसकी आउटपुट 0 है, यहां पे 0 आ गया। अगली इनपुट है ए 0 है और बी 1 है, ठीक है। तो अगर ए 0 और बी 1 है तो नैंड गेट की आउटपुट क्या होती है, 1। तो यहां पे 1 1 आ गया, और नैंड गेट में अगर दो 1 आ रहे हैं तो आउटपुट क्या होती है, 0। तो यहां पे इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। अगली इनपुट लाइन, ए इज 1 एंड बी इज 0, तो नैंड गेट में आउटपुट 1 हो गई। अगले नैंड गेट को 1 1 की आउटपुट गई, इनपुट गई है, 1 1 पे आउटपुट ट्रूथ टेबल से हमें नजर आ रहा है कि 0 है, ठीक है। तो दैट मीन्स के यहां पे भी आउटपुट 0 हो जाएगी इस इनपुट के लिए भी। एक्सक्यूज मी सर, आ, ये जीरो कैसे होगी? जब हम 0 एंड कैसे गेट हुई का है, एंड का नैंड ले रहे हैं तो एंड का उल्ट हो जाएगा, तो ये ए, नैंड में चलो ये एक कैसे जीरो आ रहा है?
एक मिनट, ए 1 है, बी 0 है। नैंड गेट में आउटपुट क्या हो रही है? ट्रूथ टेबल देखें, आउटपुट 1 है, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है, यस सर। 1 आ गया, ये 1 एज इनपुट जा रहा है अगले वाले नैंड गेट में। अब अगर दोनों इनपुट्स 1 है नैंड गेट में तो आउटपुट क्या होती है? 0। तो यहां से 0 आया है, समझ आइए? यस सर। ये नैंड गेट है, ये भी नैंड है और ये भी नैंड है। ये आपको बबल नजर आ रहा है, इसे नॉट बबल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज थी एंड गेट को आपने नैंड किया हुआ। एनीवे, ठीक है, तो यहां पे यस भी सर। इनपुट आउटपुट 0 होगी। अब आखिरी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो है कि ए भी 1 है और बी भी 1 है। अब क्या होगा? 1 1 के ऊपर नैंड गेट की आउटपुट 0 होती है, तो ये 0 एज इनपुट अगले वाले नैंड गेट को जा रहा है। तो दो जीरोज हो तो आउटपुट क्या होती है? 1, जहां से आपको नजर आ रहा है। तो यहां पे आउटपुट 1 हो जाएगी और ये हमारा फाइनल ट्रूथ टेबल बना है। अब इस ट्रूथ टेबल को देखें, अगर ए बी दोनों 0 है तो आउटपुट 0 है। ए बी में से ए 0 है, बी 1 है, तब भी आउटपुट 0 है। ए 1 है, बी 0, तब भी आउटपुट 0 है। और ए 1 है और बी 1 है, ओनली देन जो आपकी आउटपुट है वो 1 होगी। ठीक है, तो ये किस चीज का ट्रूथ टेबल था? ये तो एंड गेट एंड का का। भी है ना। एंड में भी क्या होता है कि अगर दोनों 1 है तब भी 1 होगा वरना 0 होगा। तो क्लास यहां पे आपको नजर आ रहा है कि दो नैंड गेट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक एंड गेट की फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो दैट मीन्स के नैंड गेट इस्तेमाल करते हुए आप एंड बना सकते हैं। पर अगर आपने प्रूव करना है कि नैंड यूनिवर्सल है तो आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि नैंड को इस्तेमाल करते हुए आप नॉट गेट भी बना सकते हैं और आप और गेट भी बना सकते हैं। तो अब नॉट पे आते हैं। ठीक है, नॉट पे क्या हो रहा है? लेट सपोज ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, तो दैट मीन कि नैंड के अंदर 2 0 जा रहे हैं। और अगर 2 0 है नैंड गेट में तो आउटपुट क्या होती है? 1। तो यानी अगर ए 0 है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। अब ए 0 है तो आउटपुट 1 होगी, हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब अगर ए 1 है तब क्या होगा? नैंड के अंदर 2 इनपुट्स जा रही हैं 1 की, और अगर 2 1 हो तो नैंड की आउटपुट क्या होती है? 0। ठीक है, तो यानी ए अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगी। तो क्लास इस डायग्राम का जो इस सर्किट जो है इसका ट्रूथ टेबल क्या बन रहा है कि ए 0 है तो आउटपुट 1 है, ए 1 है तो आउटपुट 0 है। और ये जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये नॉट गेट का ट्रूथ टेबल है। सही है, तो यहां पे भी आपको क्लियर हो गया है कि अगर आपने एक नैंड टेबल, एक नैंड इस्तेमाल किया है गेट, तो उसे इस्तेमाल करके आप एक नॉट गेट की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस क्लास? जहां तक क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी भी प्रूव नहीं किया हमने कि ये यूनिवर्सल है। अगर नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए आप और बना सकते हैं तो फिर ये यूनिवर्सल होगा। तो अब इस वाले सर्किट की इनपुट ट्रूथ टेबल देखते हैं, यानी ए बी और इन दिस केस आपकी आउटपुट क्या होगी? तो लेट सपोज सबसे पहले ए 0 है और बी 0 है, तो आउटपुट क्या होगी? 0। एक मिनट, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इस नैंड गेट में 2 0 जा रहे हैं, इस नैंड गेट में 2 0 जा रहे हैं। अगर यार ये एक मिनट मैं से क्लियर कर दूं, थोड़ा मेसी हो गया।
यहाँ पे कर देते 1 1 है तो आउटपुट 0 होती है। चले ठीक है, तो इस नैंड गेट में पहले जो टॉप नैंड गेट है उसमें 2 0 इनपुट हुए हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगी 1। 1 पिछला नैंड गेट है उसमें 2 0 गए तो उसमें भी आउटपुट क्या होगी 1। अब ये दोनों नैंड गेट्स की आउटपुट जो है ये जब अगले नैंड गेट में जा रही है उसमें 2 1 जा रहे हैं, तो 1 के केस में 2 1 हो तो आउटपुट 0 क्या होती है 0। 0 ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो आपकी आउटपुट भी 0 है। ठीक है, तो आउटपुट 0 होगी। अब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 करते हैं। a 0 है, b 1 है। अब क्या हो रहा है, जो टॉप वाला गेट है उसमें 2 0 इनपुट हुए हैं तो उसकी आउटपुट 1 होगी, और जो बॉटम गेट है उसमें 2 1 गए हैं तो उसकी आउटपुट जो है वो 0 होगी। जो नेक्स्ट लेवल पे गेट है उसमें एक 1 गया है और एक 0 गया है, तो ट्रुथ टेबल से देखें कि अगर एक 1 हो एक 0 हो तो उसकी आउटपुट 1 होती है। सही है, तो बेसिकली अगर a 0 है और b 1 है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। तीसरी कॉम्बिनेशन देखें, a 1 है और b 0 है। a 1 b 0, टॉप गेट में 2 1 गए, बॉटम गेट में 2 0 इनपुट हुआ। ठीक है, 1 1 अगर इनपुट हुई है तो उसकी आउटपुट 0 होती है, और 0 0 अगर इनपुट हुई है तो उसकी आउटपुट 1 होती है। तो अगले गेट में एक 0 गया है इनपुट और एक 1 गया है एज इनपुट, इसकी आउटपुट क्या होगी 0 1 की आउटपुट 1 होती है। तो यहां पे फिर जो ट्रूथ टेबल में एंट्री होगी वो अगर a 1 है b 0 है तो आउटपुट 1 है। सही है, और आखिरी जो कॉम्बिनेशन है वो है कि a भी 1 है और b भी 1 है। अब देखते हैं क्या होता है, a 1 है b 1 है, a वाले नैंड गेट में 2 1 इनपुट हुआ है, b वाले नैंड गेट में 2 1 इनपुट हुआ है। अगर दोनों 1 है तो नैंड गेट की आउटपुट ट्रूथ टेबल से देखें 0 होती है, तो अगले नैंड गेट में 2 0 इनपुट हो रहे हैं, और इस नैंड गेट की आउटपुट क्या होगी कि अगर 2 0 हैं तो उसकी आउटपुट 1 होती है। सही है, तो क्लास ये भी हमें नजर आ गया कि a और b अगर दोनों ही 1 है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। अब इस ट्रुथ टेबल को देखें, इसमें और की फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है कि नहीं, तो आपको नजर आ रहा है हो रही हो रही है कि अगर a b 0 है तो आउटपुट 0 है, और a b में से कोई एक या दोनों अगर 1 है तो आपकी आउटपुट 1 होगी। ठीक है क्लास, तो यहां पे आपको नजर आ गया है कि सिर्फ और जहां सर्किट डायग्राम देख लें, हमने नैंड गेट के अलावा कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, तो एक चीज क्लियर होगी है कि सिर्फ नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए आप एंड और नॉट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके ख्याल में नॉर इंप्लीमेंट हो सकते हैं? नॉर कोई जवाब देगा? हो ट्राई करके देख हो लेते हैं। सकता है कैसे? सर। एंड के नैंड गेट के जो यानी कि इसके आगे हम एक और नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है, बेसिकली आपने जो बात की है कि यहां पे आप एक और चीज लगा देंगे, और वो चीज क्या होगी ये। नैंड गेट। ठीक है, यानी इसके आगे आप एक नैंड गेट इस तरीके से लगा देंगे, तो जो भी और की आउटपुट थी वो अब नॉट हो रही है तो वो नॉर हो जाएगी। तो क्लास यहां से आपको नजर आ गया है कि सिर्फ नैंड गेट इस्तेमाल करते हुए हमने एंड, नॉट और गेट इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, एक्सॉर रह जाता है वो हम अभी छोड़ देंगे, वो भी वैसे इंप्लीमेंट हो जाता है इससे। ठीक है, और वो मैं अभी कवर नहीं करना चाहता। ठीक है क्लास, अब एक सवाल आया था कि मिनिमल सेट का क्या मतलब है, मिनिमल कंप्लीट सेट। तो मुझे एक बात बताएं, मैं अगर एक सेट है, मैं आपको कहता हूं कि आपको सिर्फ मैं नैंड गेट दे रहा हूं, सिर्फ नैंड गेट, जितने मर्जी इस्तेमाल करें पर आप इस्तेमाल सिर्फ नैंड गेट कर सकते हैं। तो आप नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए दुनिया का कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो जवाब है यस कर सकते हैं।
तो ये एक मिनिमल सेट है और एक कंप्लीट सेट है। कंप्लीट का मतलब है कि इसे इस्तेमाल करते हुए आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और मिनिमल का मतलब है कि इस सेट में अगर आप कोई चीज रिमूव कर दें तो वो कंप्लीट रहेगा, तो जवाब है कि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि मिनिमल है कि इसमें आप फर्दर कुछ रिमूव नहीं कर सकते। इसकी बजाय अगर मैं आपको कहूं, पिछले एग्जांपल में आ जाए, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास सिर्फ एंड और नॉट गेट इस्तेमाल करने की इजाजत है, सिर्फ एंड और नॉट गेट इस्तेमाल करने की इजाजत है, तो पहली बात तो ये है कि ये सेट कंप्लीट है कि नहीं। इस सेट को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी दुनिया का गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जवाब है कि यस कर सकते हैं। यानी एंड के आगे नॉट लगा दें तो नैंड बन जाता है, और नैंड से हमने आपको अभी शो किया है कि नैंड इस्तेमाल करते हुए आप और, नॉर, नॉट, एंड सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट सेट है। इस सेट को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि ये मिनिमल है कि नहीं। तो मिनिमल चेक करने का तरीका क्या होता है, आप देखेंगे इसमें से कोई भी चीज रिमूव करें तो आपका सेट कंप्लीट रहेगा कि नहीं। अगर मैं नॉट को रिमूव कर दूं तो आपके पास सिर्फ एंड रह जाएगा, तो सिर्फ एंड को इस्तेमाल करते हुए आप नैंड बना सकते हैं? नहीं, आपको नॉट चाहिए। सिर्फ एंड को इस्तेमाल करते हुए आप नॉर, नॉट और ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी मिनिमल सेट है, यानी एंड और नॉट में से आप कोई भी एक चीज रिमूव करेंगे तो आपका सेट कंप्लीट नहीं रहेगा। अगले एग्जांपल पे आ जाए। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपको इजाजत है कि आप सिर्फ एंड और नॉट गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेट कंप्लीट है कि नहीं? तो पहला जवाब है कि यस, ये सेट कंप्लीट है, क्योंकि आप एंड के आगे नॉट लगा दें तो नैंड बनता है, और नैंड हमने देख लिया कि नैंड को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का कोई भी गेट बना सकते हैं। तो ये सेट कंप्लीट तो है। ये सेट मिनिमल है कि नहीं? तो जवाब है कि नहीं, ये मिनिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मैं और को रिमूव कर देता तो आपका कोई नुकसान होता? नहीं होता, क्योंकि एंड के आगे नॉट लगा के आप और भी बना सकते थे, आप नॉर भी बना सकते थे, आप नैंड भी बना सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि और जो है वो जबरदस्ती का आपने डाला हुआ था। तो इसलिए ये सेट कंप्लीट तो है पर मिनिमल नहीं है। क्यों मिनिमल नहीं है? क्योंकि इसमें एक और पड़ा हुआ है जिसे आप बाहर निकाल देते हैं तब भी सेट ने कंप्लीट ही रहना था। तो ये मिनिमल का मतलब होता है कि जितने कम चीजों के साथ आप वो फंक्शनैलिटी अचीव कर लें वो मिनिमल होता है। ठीक है क्लास, लेट्स मूव ऑन नाउ। एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर अब ऑलराइट, अगर इसमें से रिमूव कर देते नोट और सिर्फ एंड और रहने देते तब ये मिनिमल नहीं होता? तब ये कंप्लीट ना होता, क्योंकि सिर्फ एंड और को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया का हर सेट नहीं बना सकते थे। यस सर। समझ आइए, दुनिया का, सॉरी, हर गेट नहीं बना सकते थे, आपको नॉट चाहिए था। क्लियर है? क्लियर? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने शो किया है कि नैंड गेट यूनिवर्सल है, और ये मिनिमल भी है और ये कंप्लीट भी है। अब अगली चीज है कि नॉर गेट की अगर बात करें तो ये भी यूनिवर्सल है। ठीक है, इसमें अब टाइम नहीं लगाते, जल्दी से देख लेते हैं कि लेट सपोज नॉट पे आ जाए। ठीक है, ए अगर जीरो है, एक्चुअली पहले नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बना लें। नॉर गेट में क्या होता है, ए बी दोनों जीरो हैं तो और जीरो होगा, नॉर वन होगा। ठीक है, ये नॉर का ट्रूथ टेबल है।
अब यहाँ पे देखें अगर A 0 है तो क्या होगा, इसमें 2 जीरोस की इनपुट जा रही हैं, 2 जीरो तो आउटपुट क्या होती है नॉर गेट की 1, सही है। तो A अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगी। अब देखें कि A अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगी, नॉर गेट के अंदर 2 1 जा रहे हैं और नॉर में 2 1 जाए तो आउटपुट 0 होती है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर A 1 है तो आउटपुट 0 हो रही है इस एग्जांपल में। तो क्लास इससे साबित हुआ है कि नॉर गेट को आप इस्तेमाल करते हुए नॉट की फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं, यानी A 0 है तो आउटपुट 1 है, A 1 है तो आउटपुट 0 है। ऊपर वाले सर्किट पे आ जाए, इस केस में क्या हो रहा है, लेट्स सपोज A 0 है और B 0 है, तो आउटपुट क्या होगी, A 0 B 0, नॉर गेट की आउटपुट 1 है, ये अगले नॉर गेट को फीड हो रहा है, तो नॉर गेट अगले में जब 2 1 जाएंगे तो उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर A B दोनों 0 है तो आपका आउटपुट 0 है, जो कि और का बिहेवियर लग रहा है। आगे आ जाए, A 0 है B 1 है, तो 0 1 के केस में आउटपुट 0 हो रही है, और जब 2 0 फीड हो रहे हैं अगले वाले नॉर को तो 2 0 पे आउटपुट 1 हो जाती है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि A भी अगर 0 1 है तो आउटपुट 1 हो रही है। तीसरा एग्जांपल ले लें, A 1 है B 0 है, तो यहां पे भी 1 0 पे आउटपुट 0 होगी, 2 0 अगले वाले नॉर गेट को फीड हुए हैं उसकी आउटपुट 1 होगी। तो यहां से क्लियर है कि अगर A 1 है और B 0 है तो आपकी आउटपुट 1 आ रही है। और आखिरी कॉम्बिनेशन है कि A 1 है और B 1 है, तो 1 1 के केस में आउटपुट नॉर गेट की 0 होती है, और जब 2 0 फीड हो रहे हैं अगले वाले नॉर गेट को तो उसकी आउटपुट 1 होती है, ठीक है। तो A और B दोनों 1 है तो उसकी आउटपुट 1 है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल है ये और गेट का ट्रूथ टेबल है, यानी A और B में से कोई एक भी 1 है, या दोनों 1 है तो आउटपुट 1 होगी, और अगर दोनों 0 है तो आउटपुट 0 होगी, सही है। तो यहां से साबित हुआ कि नॉर गेट इस्तेमाल करते हुए आप नॉट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप और भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास तीसरा वाला जो है वो एंड गेट है, वो मैं अभी छोड़ रहा हूं, वो आप खुद ही से ट्राई कर लेना क्लास के बाद कि एंड गेट जो है वो इस सर्किट डायग्राम से अचीव हो रहा है कि नहीं, और वो हो रहा है तो पर वो आप कंफर्म कर लेना। तो पॉइंट ये है कि हमने साबित ये किया है कि अगर आप नॉर गेट या नैंड गेट सिर्फ वही इस्तेमाल करें तो आप उनको इस्तेमाल करते हुए दुनिया का कोई भी गेट जो है वो अचीव कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर और नैंड जो है उन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। आगे आ जाए, तो ये जो हम अभी कंपैरिजन कर रहे थे ना कि ये जो सर्किट है इसका ट्रूथ टेबल और जो एंड गेट या और गेट है उसका ट्रूथ टेबल वो मैच करते हैं कि नहीं, तो इस चीज के लिए जो करेक्ट टर्म है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है कि आपके पास दो सर्किट है, उन दोनों का बिहेवियर एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, यानी फॉर एनी गिवन इनपुट दोनों सर्किट की आउटपुट अगर सेम होगी तो इसका मतलब है कि वो दोनों सर्किट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और ये शो कैसे किया जाता है, एक ऑप्शन है ट्रूथ टेबल के थ्रू, कि आपको मैं दो सर्किट देता हूं, दोनों के ट्रूथ टेबल बना लें, अगर वो ट्रूथ टेबल सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों सर्किट्स इक्वल है, वरना नहीं है। और दूसरा तरीका होता है कि आपके पास एक सर्किट है उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बना लें, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, और उस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से रिड्यूस करें कि वो दूसरे एक्सप्रेशन के साथ एग्जैक्ट मैच हो जाए, दूसरा सर्किट का जो एक्सप्रेशन था। तो अगर वो मैच हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्लास ये एक एग्जांपल देखें, आपके पास एक एंड गेट है, यानी F1 फंक्शन है जो दो इनपुट्स ले रहा है A और B, और उसकी आउटपुट क्या होगी, जो भी एंड गेट की आउटपुट होती है। अब आपने शो करना है कि जो दूसरा सर्किट है जिसकी आउटपुट F3 है, ये सर्किट और पहला वाला सर्किट दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, इज दिस
इक्वल टू दिस। ठीक है क्लास, तो आप एक काम करें, एक टेबल बनाएं जिसमें इनपुट ए हो और बी हो, और उसके बाद आपने बताना है कि F1 जो है उसकी आउटपुट क्या होगी और F3 जो है उसकी आउटपुट क्या होगी। और अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों सर्किट इक्वल है, वरना इक्वल नहीं है। चलिए क्लास शुरू करें। ठीक है, जो है 5 मिनट, 5 मिनट में से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें इस वक्त। सर 5 मिनट थोड़े नहीं? फिर मैं और टाइम दे दूंगा, शुरू करें। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ये तो है ए और बी, पर हमने इम्प्लीमेंट क्या करना है, एंड गेट और या नोट? यार आपने कुछ नहीं इंप्लीमेंट करना, ठीक है, आपने कुछ नहीं इंप्लीमेंट करना, आपने सिर्फ ये ही इस्तेमाल करना है। ये जो है ये एंड गेट है, इनकेस किसी को भूल गया, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये और गेट है, ये और गेट है, और ये एंड गेट है, और ये भी एंड गेट है। आपने बस ये बताना है कि इस केस में, चलिए ये तो मैं ही कर देता हूँ ना। पहला सर्किट क्या है, एंड है, विच मीन कि अगर ए 0 है और बी 0 है तो जो पहला सर्किट है उसकी आउटपुट 0 होगी। अगर ए 0 है, बी 1 है तो उसकी आउटपुट 0 होगी। ए 1 सर है, सेकंड वाला कर दें। एक मिनट, ए 1 है, बी 0 है तो उसकी आउटपुट 0 होगी, और ए 1 है और बी 1 है तो उसकी आउटपुट 1 होगी, क्योंकि ये सिंपल एंड गेट है। अब आपने ये करना है कि जो दूसरा सर्किट है उसका ट्रूथ टेबल क्या है, कि ए 0 है, बी 0 है तो इसकी आउटपुट क्या होगी। 0। नहीं, वो आप कैलकुलेट करें ना, इतनी जल्दी आप कैसे कर सकते हैं, 5 गेट्स हैं इसमें, बल्कि 7 गेट्स है, 7 की आउटपुट आपने दिमाग में कर लिया। ठीक है, इसे कागज पे ड्रॉ करके करें, और जो है 5 मिनट उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं इसे।
अच्छा, जिस जिस के 3 कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट निकल आई है वो रेज हैंड कर दे। ठीक है, जैसे ही आपके 3 होते हैं रेज हैंड वाली ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लास कितनों के 2 हो गए कि 2 भी नहीं हुए? सर अभी पहला हुआ है। पहला हुआ है। पहला हो गया, ठीक है, करें फिर। सही है, जब 2 हो जाए ना तो रेज हैंड क्लिक कर देना। ऑलराइट क्लास, ठीक है, आई थिंक एक रीजनेबल हद तक अब लोगों का होना शुरू हो गया है। ठीक है क्लास, इसका अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो इनपुट है वो a इज इक्वल टू 0, अभी आप देख लें इधर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगला जो लेवल है उसमें क्या इनपुट जा रही है, a 0 आ गया, इधर भी a 0 आ गया, ये b 0 आ गया, ये 0 को इन्वर्ट करें तो 1 बनता है, और ये 0 है,
और ये 0 कन्वर्ट किया 1 है। क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है? एक्चुअली इसे क्लियर करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ए और बी 0 है, पहले और गेट पे आ जाए। इसमें ए एज 0 इनपुट हुआ और बी एज 0 इनपुट हुआ, ठीक है। अगले और गेट पे आ जाए, इसमें भी इनपुट जो है एक a इज इक्वल टू 0 की इनपुट आ रही है और दूसरी इनपुट जो है वो b इज इक्वल टू 0 था, उसे नॉट किया है तो वो 1 हो गया। तीसरे और गेट पे आ जाए, इस पे एक a की इनपुट 0 थी जो कि नॉट होके 1 हो गई और b की इनपुट 0 थी जो कि एज इज यहाँ पे आ गई। तो ये आपके 3 और गेट हैं। और गेट में अगर 2 0 हो तो उसकी आउटपुट 0 होती है और अगर एक भी 1 हो जाए तो उसकी आउटपुट 1 हो जाती है, ठीक है। अब अगले एंड गेट पे आ जाए, इस एंड गेट में एक 0 और एक 1 आ रहा है। तो एंड गेट जब 0 एंड 1 होते हैं तो उसकी आउटपुट 0 होती है। और जो अगले एंड गेट पे आ जाए तो इसमें एक इनपुट 0 आ गई और जो दूसरी इनपुट है वो पिछले वाले और गेट से 1 होके आ गई है, ठीक है। तो इस एंड गेट में अगर एक 0 है और एक 1 है तो इसकी आउटपुट 0 होगी। ये क्लियर है क्लास? तो इस सर्किट में हमने जब ट्रेस किए इनपुट को स्टेप बाय स्टेप तो हमें नजर आ रहा है कि अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो इसकी आउटपुट 0 है। तो वो हम अपने ट्रूथ टेबल में लिख लेते हैं। अगली इनपुट पे आ जाए, ए 0 है, बी 1 है। अगले और गेट पे आ जाए, इस टॉप और गेट में ए 0 आ गया और बी 1 आ गया, ठीक है। अगले और गेट पे आए तो ए 0 आ गया इसमें और बी जो है वो 1 था, वो नॉट होके 0 हो गया। तीसरे और गेट पे आ जाए, इसमें ए जो है वो 0 आ रहा था पर वो 0 नॉट हुआ तो 0 की वजह नॉट की वजह से वो 1 हो गया और बी जो था वो 1 था, वो 1 एज इज इसमें फीड हो गया, ठीक है। अब और गेट्स की आउटपुट क्या होगी? पहले और गेट की आउटपुट है 0 और 1, 1 हो गया। अगले की आउटपुट है 0 और 0, 0। तीसरे की आउटपुट है 1 और 1, 1। एंड गेट पे आ जाए, पहले एंड गेट पे एक 1 इनपुट आ गई, एक 0 आ गई। तो इस एंड गेट को जो 1 एंड 0 करते हैं तो आउटपुट 0 हो गई और जो और था उसकी, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है ये अगले वाले एंड में फीड हो गई है 0 की, और जो और गेट था उसकी आउटपुट 1 थी तो वो भी 1 फीड हो गया इस अगले एंड गेट में, ठीक है। तो अब इस एंड गेट में 0 एंड 1 हो रहा है तो 0 एंड 1 0 होता है। सर सबसे ऊपर है 0 और 1 जो आपने किया वो 0 नहीं होगा आगे जाके? जो 3 और गेट्स बनाए हुए हैं उसमें पहला वाला जो नोर गेट है, ये और गेट है यार, हाँ पहला और गेट है, उसमें एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है तो 0 और 1 1 होता है। नीचे जो है वो 2 0 है तो 0 और 0 0। तीसरा जो गेट है उसमें 1 और 1 हो रहा है तो उसकी आउटपुट भी 1 है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये जो एंड गेट था इसकी आउटपुट 0 अगले एंड गेट में फीड होगी और ये जो और गेट था इसकी आउटपुट जो है अगले एंड गेट में 1 फीड होगी। तो जब आप 0 एंड 1 करते हैं तो आउटपुट 0 ही होती है। क्लियर है? तो यहां से नजर आया कि अगर A 0 है और B 1 है तो आपकी आउटपुट 0 होगी। तीसरी कॉम्बिनेशन पे आ जाए, A 1 है, B 0 है। तो पहले और गेट पे आ जाए, इसमें 1 आ गया और 0 आ गया। दूसरे और गेट में आए तो इसमें 1 आ गया और 0 को नॉट किया है तो वो भी 1 हो गया। तीसरे और गेट पे आ जाए तो उसमें एक 1 है वो नॉट किया तो 0 हो गया और दूसरा जो 20 था वो 0 एज इज फीड हुआ तो वो 0 हो गया। पहले और गेट की आउटपुट 1 है, दूसरे और गेट की आउटपुट 1 है, तीसरे और गेट की आउटपुट 0 है। तो ये आगे फीड कर दिया हमने। पहला जो एंड गेट है उसमें इनपुट 2 1 हुई है तो उसकी आउटपुट 1 होगी और जो और था उसकी आउटपुट 0 फीड की है। तो जो आखिरी वाला एंड गेट है उसमें 1 और 0 फीड हो रहा है तो 1 एंड 0 आउटपुट 0 हो गई। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि अगर A 1 है और B 0 है तो आपकी आउटपुट 0 होगी,
ठीक है, तो अभी तक तो लग रहा है कि ये फंक्शनैलिटी जो है दोनों की मैच कर रही है। अब आखिरी कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, A1 है और B1 है। अब क्या आउटपुट होगी? तो ये 1 आपने और गेट में फीड कर दिया, ये 1 आपने और गेट में फीड कर दिया, ये 1 आ गया, B जो था वो नॉट होके 0 बन गया। तीसरे और गेट पे आ जाए तो A जो है वो नॉट होके 0 हो गया और B जो है वो 1 एज इज आ गया। तो पहला और गेट है वो 1 और 1 कर रहा है, दूसरा और गेट 1 और 0, तीसरा और गेट 1 और 0। ये तीनों की आउटपुट यानी 1 होगी। ये हम अब अगले वाले एंड गेट को फीड कर देते हैं। तो पहला जो एंड गेट है वो 1 एंड 1 कर रहा है, तो उसकी आउटपुट 1 होगी, तो वो अगले वाले एंड गेट को फीड होगी। तो आखिरी जो एंड गेट है उसमें 2 इनपुट्स आ रही हैं और दोनों की दोनों ही 1 है, तो दैट मीन्स कि इसकी आउटपुट जो है 1 एंड 1 है, विच इज 1। तो यहां से आपको नजर आया कि अगर A और B दोनों 1 है तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है क्लास, तो अब ये ट्रूथ टेबल देख लें। A B अगर दोनों 0 हैं तो दो सर्किट से दोनों की आउटपुट 0 है। A 0 है, B 1 है, तो दोनों की आउटपुट 0 है। A 1 है, B 0 है, तो दोनों की आउटपुट 0 है। A 1 है, B 1 है, तो दोनों की आउटपुट 1 है। सो दैट मीन्स के सारी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन पे इन दोनों सर्किट्स की इनपुट आउटपुट जो है वो मैच करती है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और इस चीज का मतलब क्या है कि अगर आपने ये काम करना है तो इतने ज्यादा गेट इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप सिर्फ एक गेट इस्तेमाल कर लें, जो कि ये है। तो क्लास एक बात याद रखें, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब आप एक सर्किट बना रहे होते हैं तो आपके पास बड़ी कम जगह होती है प्रोसेसर में, उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ही फिट आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर उन ट्रांजिस्टर्स में आप इस तरह से जाया करना शुरू कर दें कि आपने एक छोटा सा काम एंड गेट वाली फंक्शनैलिटी चाहिए थी जो कि एक एंड गेट से अचीव हो सकती थी, पर उसके लिए आपने मक्खी को तोप से मारा है, आपने ये सारे के सारे गेट इस्तेमाल किए हैं। तो बेसिकली आपने अपने ट्रांजिस्टर्स को, अपनी जगह को जाया किया है। तो यही होता है कि अगर आपके पास दो सर्किट्स हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं, तो फिर जो सिंपलर है जिसमें कम गेट्स, कम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो ये हमने Yes, sir. बेसिक, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया है कि आपके दो सर्किट जो है अगर उनके ट्रूथ टेबल एग्जैक्ट कॉपीज हैं तो इसका मतलब है कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। और उसका मतलब ये है कि अगर आपको वो फंक्शनैलिटी चाहिए थी जो कि दोनों ही वो एक ही फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे हैं, तो फिर आप वो वाला सर्किट इस्तेमाल करेंगे जिसमें कम गेट्स हैं, कम ट्रांजिस्टर्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है क्लास, तो आगे चलते हैं। ये बाय द वे मैंने इसका ट्रूथ टेबल दे दिया है इन केस बाद में आपने देखना हो। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने ट्रूथ टेबल को इस्तेमाल करते हुए लॉजिकल इक्विवेलेंस साबित की है, प्रूव किया है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस यूजिंग अनदर मेथड, और वो है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाला या बूलियन एक्सप्रेशन वाला। तो उससे पहले कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक रूल है कि अगर आपके पास एक इनपुट है x, उसे आप 1 के साथ एंड करते हैं तो उसकी आउटपुट क्या होगी? x होगी। इस जुमले के, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आप देख लें, x अगर 0 है तो 0 को आप 1 के साथ एंड करें तो आउटपुट 0 ही होगी, और x अगर 1 है तो उसे आप 1 के साथ एंड करें तो आउटपुट 1 होगी। तो विच मीन्स के अगर x एंड 1 करना है तो उसकी बजाय आप सिर्फ x कर दें तो वो दोनों इक्विवेलेंट है। आगे आ जाए, अगर आपने x प्लस 0 करना है यानी x को 0 के साथ और करना है, तो इस चीज का क्या मतलब है? x अगर 1 है उसे आपने 0 के साथ और किया है तो आउटपुट 1 होगी। x अगर 0 है उसे आपने 0 के साथ और किया है तो आउटपुट 0 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज को 0, किसी भी इनपुट को 0 के साथ और कर रहे हैं तो वो और गेट इस्तेमाल करने का फायदा कोई नहीं है, आप सीधा उस इनपुट को एज इज ले लें, क्योंकि वो 0 के साथ आप और करेंगे तो उसकी आउटपुट वही होगी जो कि उस इनपुट की वैल्यू थी। आगे आ जाए, अगर आप किसी भी इनपुट को
उस इनपुट के नॉट के साथ एंड करते हैं, यानी x 0 है, उसका नॉट 1 होगा, तो अगर आप 0 को 1 के साथ एंड करते हैं तो आउटपुट 0 होगी। अगर x 0 था, उसको नॉट किया तो आउटपुट 1 होगी, तो 0 और 1 को आपने ऐड किया तो आउटपुट 0 ही है। तो रूल ये है कि अगर किसी भी वैल्यू को आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ या उसके नॉट के साथ एंड करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा 0 होगा, कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसका पॉइंट क्या है कि अगर आप एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें एक इनपुट अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड हो रही है, तो उस एंड गेट को इस्तेमाल करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हर हाल में 0 ही होगा, तो उसे आप एज 0 ले लें, उसे एंड ना करें। हाँ जी, 1 + 1 1 होगा और गेट। चले आगे आ जाए। अगला और में क्या होता है कि अगर आपकी एक इनपुट x है और उससे आप x के कॉम्प्लीमेंट के साथ और कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। यानी आप देख लें, x अगर 0 है तो 0 को आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 के साथ और करें तो रिजल्ट 1 आता है। x अगर 1 था तो उसको नॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 और 0 1 होता है। तो इसका फिर मतलब क्या है कि अगर आप अपने सर्किट में किसी इनपुट को उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ और कर रहे हैं तो उस गेट को निकाल दें, उसका कोई फायदा नहीं है, और उसकी बजाय आप 1 ले लें, क्योंकि वो हमेशा 1 नहीं होगा। ठीक है, फिर कम्यूटेटिव रूल है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने x को y के साथ एंड किया है तो उसका वही रिजल्ट होगा जो कि y को x के साथ एंड करने से होगा। जहां पे x को y के साथ और किया है तो उसका रिजल्ट वही होगा जो कि y को x के साथ और करने से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएं। अगर आपने x को एंड करना है y और z के साथ, यानी इसका जो रिजल्ट है उसको और x को आपने एंड करना है, तो उसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, x एंड y और x एंड z, इन दोनों के रिजल्ट को आप और करते हैं। ये मैथ्स में नहीं होता था, मैथ्स में भी ये करते थे ना, 10 × 5 + 6 कर रहे हैं तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसके रिजल्ट को ऐड कर दें, तो वही चीज यहां पे हो रही है। फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपने y और z किया है और उस सारे को आपने एंड किया है उसके रिजल्ट को x के साथ, तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x एंड y को और कर दें x + z के साथ। ठीक है, और में आ जाए, अगर x + y एंड z किया है तो उसे लिखने का एक और तरीका क्या होता है, x + y एंड x और y एंड x और z। ठीक है, ये हम बाय द वे आगे एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन में यही चीजें हम देखेंगे। अगला रूल है कि किसी भी इनपुट को आप उसी इनपुट के साथ एंड कर दें तो रिजल्ट जो है वही इनपुट होगा। यानी x 0 था तो 0 एंड 0 0, x 1 था तो 1 एंड 1 1, तो यानी x एंड x को आप इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली x और x है तो उसे भी आप इस चीज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x अगर 0 है तो 0 और 0 0 होता है, x अगर 1 है तो 1 और 1 1 होता है। तो फिर ये एंड गेट या और गेट आप रिमूव कर दें और इसकी जगह जो इनपुट आ रही थी उसे एज इज ले लें। अगला रूल है नल का, कि अगर किसी भी इनपुट को आप 0 के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा, चाहे उस इनपुट की वैल्यू 1 हो चाहे 0 हो, रिजल्ट हमेशा 0 होगा। सिमिलरली अगर किसी भी इनपुट को आप 1 के साथ और करते हैं तो वो इनपुट जो है वो मारी जाती है, यानी इनपुट अगर 0 थी तो रिजल्ट 1 होगा, इनपुट अगर 1 थी तो रिजल्ट तब भी 1 नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये रूल याद रखें। अगली स्लाइड पे आ जाएं कि अगर आप x को एंड कर रहे हैं x और y के साथ तो इसका रिजल्ट x ही होगा। यानी इस चीज का क्या मतलब है, लेट सपोज x 0 है। ठीक है, लेट सपोज x 0 है। अब कोई फर्क पड़ता है कि y की क्या वैल्यू है, यानी y चाहे 1 हो चाहे 0 हो, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट तो हमें पता लग गया 0 ही होगा, क्योंकि ये
जीरो इसके रिजल्ट के साथ एंड हो रहा है, तो एंड में अगर एक भी चीज जीरो होगी तो एंड रिजल्ट आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लें, अगर x की वैल्यू 1 थी तो अब हमें कोई फर्क पड़ता है कि y की वैल्यू क्या है? अब भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x अगर 1 है तो y चाहे 1 हो चाहे 0 हो, इसका रिजल्ट 1 नहीं होगा, और इस 1 को जब इस 1 के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपने x को ऐड करना है x और y के साथ, तो आप उस चीज सारे को बेशक इग्नोर करके सिर्फ x ही ले लें। क्यों? क्योंकि x अगर 0 है तो इसका रिजल्ट 0 ही होगा, और x अगर 1 है तो इसका रिजल्ट 1 नहीं होगा, y जो मर्जी हो। ठीक है, तो ये अब्जॉर्प्शन का रूल है। और के एग्जांपल में आ जाए तो x और x एंड y की है, तो यहाँ पे x अगर 0 है तो आपका रिजल्ट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि पहला एक्सप्रेशन भी 0 है, और ये जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट के y की वैल्यू क्या थी, अगर x 0 है तो इसका एंड का रिजल्ट 0 ही होगा। 0 और 0 कर दें एंड रिजल्ट 0 आ गया। x ऑन दी अदर एंड अगर 1 है, अब क्या हो रहा है, ये 1 है। ठीक है, तो अब x एंड y की जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे 1 हो चाहे 0, क्योंकि इनका और जो है उसमें एक 1 वाली टर्म आ गई है, तो उसका एंड रिजल्ट 1 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पे भी आप अगर x को और कर रहे हैं x एंड y के साथ, तो आप फिर बेशक इस सारे को इग्नोर करके सिर्फ x ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो फर्क नहीं पड़ता, एंड रिजल्ट वही होगा जो कि x की वैल्यू है। अगले रूल पे आ जाए, एसोसिएटिव रूल, x एंड y एंड z इज द सेम एज x एंड y, और उसके रिजल्ट को अगर z के साथ ऐड करें। सिमिलरली x को अगर आप और कर रहे हैं y और z के साथ, तो उस दैट इज द सेम एज कि आप x को पहले y के साथ और करें और उसके रिजल्ट को आप z के साथ और कर दें। ठीक है, तो ये चीजें ये तो ऑब्वियस था। आखिरी जो पॉइंट है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, और ये जब आप C++ प्रोग्रामिंग में कंडीशन कर रहे होंगे तो आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो इस चीज को कवर करेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर आपने x एंड y को x एंड y इसको नॉट किया है पूरे को, तो दैट इज द सेम एज कि आपने x को नॉट किया और y को नॉट किया और उन दोनों के रिजल्ट को आपने और कर दिया। ठीक है, ये दोनों सेम है, x एंड y को नॉट कर दें इज द सेम एज x नॉट और y नॉट। आगे आ जाए, x और y को अगर आपने नॉट करना है तो दैट इज द सेम एज x नॉट y नॉट, और इन दोनों को आप ऐड करते हैं। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है, और जब आप C++ में कंडीशन करेंगे इफ कंडीशन, तो उसमें ये डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कराया गया तो आप मेरे से बेशक ऑफिस में आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल में फिर रिपीट कर दूं कि x एंड y पूरे को अगर आपने नॉट करना है तो दैट इज द सेम एज x नॉट और y नॉट, और x और y पूरे को अगर आपने नॉट करना है तो दैट इज द सेम एज x नॉट एंड y नॉट। ठीक है, चलें आगे चलें। अब हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, और वो ये है कि आपने एक सर्किट का लॉजिकल इक्विवेलेंस साबित करनी है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आपका जो सर्किट है उसकी आप एक एक्सप्रेशन डिटरमिन करते हैं कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्रेशन क्या है। यानी लेट्स सपोज ये और गेट है पहला वाला, इस और गेट में क्या इनपुट आ रही है, एक ए है और एक बी है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ए और बी, या ए प्लस बी कहते हैं। अगले और गेट पे आ जाए, अगले और गेट में क्या इनपुट आ रही है, एक ए आ रहा है और दूसरी इनपुट जो है वो बी नॉट है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ए और बी नॉट। तीसरे और गेट पे आ जाए, उसकी आउटपुट क्या होगी,
उसमें एक इनपुट आ रही है ए नॉट और दूसरी इनपुट आ रही है बी, तो इसकी आउटपुट है ए नॉट और बी, यानी ए नॉट प्लस बी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो ये इन दो और गेट्स की आउटपुट है, इन तीन और गेट्स की। अब क्या हो रहा है, इस एंड गेट में क्या इनपुट आ रही है? एक इनपुट आ रही है ए और बी, एक इनपुट आ रही है ए और बी नॉट। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? ए और बी मल्टीप्लाई बाय ए और बी नॉट, यानी ब्रैकेट्स में आपने कर दिए ए और बी और ए प्लस बी नॉट को एंड कर दिया। ये इस एंड गेट की आउटपुट है। दूसरा जो एंड गेट है इसकी आउटपुट क्या है? तो इसकी आउटपुट है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी नॉट जो थे उसको एंड किया है आपने ए नॉट प्लस बी के साथ, यानी बेसिकली आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिए ए नॉट प्लस बी। ठीक है क्लास, तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन बेसिकली इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको इवेल्युएट करने का क्या तरीका है? लेट सपोज आपके ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 प्लस 0 को एंड करेंगे 0 प्लस 0 नॉट के साथ विच इज 1, और इसको एंड करेंगे 0 नॉट विच इज 1 प्लस 0। इसको फर्दर खोलें, 0 को और किया 0 के साथ 0 आ गया, एंड 0 को और किया 1 के साथ 1 आ गया, एंड 1 को और किया 0 के साथ 1 आ गया। और द थिंग इज, अगर तीन एंड में से आपका एक भी इनपुट 0 हो गई है तो आपका जो आउटपुट है वो 0 होगा। ठीक है, तो अगर ए 0 है बी 0 है तो इस पूरे सर्किट की आउटपुट 0 है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो एग्जांपल है कि लेट सपोज ए 1 है और बी 1 है, फिर क्या होगा? तो सबसे पहले 1 और 1, इसका रिजल्ट एंड होगा 1 और 1 नॉट विच इज 0, और इसका रिजल्ट एंड होगा 1 नॉट विच इज 0 का और 1 के साथ। तो 1 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 1 1। अब तीन 1s को आप एंड कर रहे हैं तो आपकी आउटपुट 1 होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये बिल्कुल इस सर्किट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द वे, ये वही सर्किट है जो हमने पिछली स्लाइड में किया था। तो उसमें 0 0 के लिए आउटपुट 0 ही थी और 1 1 के लिए आउटपुट 1 ही थी। बाकी 0 1 और 1 0 में क्या होता है वो आप कर लेना। ठीक है, ये क्लियर है क्लास? तो ये आपका अभी तक हमने क्या किया है कि ये एक्सप्रेशन हमने डिटरमिन किया है जो कि इस पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने देखते हैं कि ये जो है ये इक्विवेलेंट है दूसरे सर्किट के साथ। दूसरा सर्किट कौन सा था? दूसरा सर्किट ये था क्लास। इसकी एक्सप्रेशन हमने शो कर दी है स्लाइड पे। इसकी एक्सप्रेशन क्या है, कोई बताएगा? मैं एक मिनट अनम्यूट कर दूं। हाँ जी क्लास। सर आई थिंक सेम ही होगी। नहीं, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? ए डॉट बी, ए क्या? ए आगे डॉट बी। एंड जैसे सिंपली डॉट कह लेते हैं, ए बी कर लें ए डॉट बी कर दें या ए बी कर दें या ए मल्टीप्लाई बी कह दें या ए एंड बी कह दें। ठीक यस है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। और दूसरा सर्किट है उसका एक्सप्रेशन क्या था? वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरे सर्किट का एक्सप्रेशन तो है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी नॉट एंड ए नॉट प्लस बी। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? ठीक है, रिजल्ट के तो बेस पे उसके सर। लिए हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट के बेस पे। रिजल्ट की बेस पे एक तो ट्रूथ टेबल से हो जाते हैं। और अब हमने शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये किसी तरीके से
ए बी बन जाए, अगर ये एक्सप्रेशन ए बी में कन्वर्ट हो सकती है तो इसका मतलब है कि दोनों सिमिलर है, सेम है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो वो आप देख लेते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी नॉट एंड ए नॉट प्लस बी। बाय द वे, ये नॉट के लिए आप सिंगल कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वेरिएबल के ऊपर आप एक पैरेलल एक बार बना दें, वो भी नॉट रिप्रेजेंट करती है, दोनों ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉमा इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि टाइप करना ज्यादा आसान है। खैर, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इसे खोलते हैं आप। खोलने का क्या मतलब है कि पहली टर्म बनेगी ए नॉट, जो कि यहां पे आ गया, ठीक है। उप्स। अगली एक्सप्रेशन क्या बन रही है, अगली बन रही है ए बी, तो यहां पे ए बी आ गया, प्लस अगली एक्सप्रेशन क्या बन रही है, ए बी नॉट ए नॉट, वो यहां पे आ गया। उससे अगली एक्सप्रेशन क्या बन रही है, ए बी नॉट बी, तो वो चौथी एक्सप्रेशन आ गई। अगली एक्सप्रेशन क्या, अब इसके बी पे आ जाएंगे, बी ए नॉट, प्लस अगली एक्सप्रेशन के बी ए बी। ये सिंपल जो आप एक्सपेंशन करते थे ना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, यहां पे हम वही वाला काम कर रहे हैं। अगली एक्सप्रेशन क्या बनेगी, बी नॉट ए नॉट, और उससे अगली क्या बन रही है, बी नॉट बी। ठीक है क्लास, तो उस ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन था उसे जब हमने एक्सपैंड किया है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को, इस पूरे को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई मशवरा देगा क्या हो सकता है इधर? एनी आइडिया? हाँ जी, इसमें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपके ख्याल में इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है इससे? रिड्यूस का मतलब है कि अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को रिमूव कर दिया तो आपके सर्किट के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कॉमन लेके शायद हाँ, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे। मुझे एक बात बताएं, इसमें ए और ए नॉट को अगर आप एंड कर रहे हैं तो आपको हर दफा वही रिजल्ट आएगा कि हर दफा फर्क रिजल्ट हो सकता है? वही रिजल्ट आएगा सर चेंज आएगा, मसलन A1 और A नोट 0 हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 0। ए अगर 1 है तो A1 को आप ए नॉट के साथ यानी 0 के साथ एंड करते हैं तो क्या बनता है? 0। अब ए अगर 0 है उससे आप उसके नॉट के साथ विच इज 1 एंड कर देते हैं तो 0 एंड 1 क्या होता है? 0। 0। तो आपको नजर आ रहा है कि चाहे A1 हो चाहे 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हमेशा होगी। ठीक है, आगे आ जाए, इस एक्सप्रेशन पे आ जाए, ए एंड बी नॉट एंड ए नॉट। तो अगर ए और ए नॉट आ गया है तो अब कोई फर्क पड़ता है कि बी की क्या वैल्यू है? नो सर, ये 0 हो जाएगा। ये हमेशा ही 0 होगा, बी चाहे 1 हो चाहे 0 हो, ये हमेशा 0 होगा। अगले पे आ जाए, ए एंड ये बी भी नॉट एंड बी, तो अगर बी एंड बी नॉट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी हमेशा हमेशा के लिए 0 हो गया, हमेशा 0 होगा। अगले पे आ जाए, ए एंड ए नॉट, ये भी हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगले पे आ जाए, बी एंड बी नॉट, तो अब ए की जो मर्जी वैल्यू हो, अगर बी को बी नॉट के साथ एंड कर रहे हैं तो ये हमेशा 0 ही होगा। और तीसरा क्या है, बी एंड बी नॉट, तो बी एंड बी नॉट की वजह से ये भी 0 हो गया। ओके, ये वाली एक्सप्रेशन जो है
मैंने छोड़ दी थी और ये छोड़ दी थी, इसमें क्या आएगा? तो क्लास रूल ये है कि अब ये एक्सप्रेशन इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि ए एंड बी की क्या वैल्यू है, क्योंकि अगर ए 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ए अगर 1 है तो ये बी पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली इनमें से इस ए को अगर निकाल भी दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ए 0 था तो इन दोनों की वजह से वो 0 हो जाएगा, और ए अगर 1 था तब भी वो ए बी के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ए बी अगर 1 है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 होगा, ए बी अगर 0 है तो ओवरऑल रिजल्ट 0 होगा। इसमें आ जाए, ये भी वही काम है बेसिकली कि ए को बी एंड बी के साथ ऐड किया जा रहा है। तो अब इसमें ए और बी जो है वो सिग्निफिकेंट है, ये दूसरा बी जो है इसे आप इग्नोर कर दें बेशक, क्योंकि अगर पहला वाला ए बी 1 है तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली ये वाला बी 1 था तब भी ए बी 1 हुआ है ना, और अगर ये वाला ए बी 0 है तो इस बी की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 0 फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड रिजल्ट पर आपका 0 ही होना है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ए बी जो है इसकी बजाय सिर्फ ए बी लिखो, और ये बी जो है इसकी बजाय भी सिर्फ ए बी लिखो। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया है? ए बी और ए बी। तो यहाँ पे भी बात वही आ जाती है कि इस और करने का कोई फायदा है? अगर ए बी 0 है, पहला वाला ए बी 0 है तो दूसरे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Kala muto dia nasa de ni और पहला वाला ए बी अगर 1 है तो फिर भी इस ए बी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड रिजल्ट पे। तो इसलिए इस सारे को भी आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं इस ए बी के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन था इसे जब हमने रिड्यूस किया है तो एंड पे क्या रह गया है? ए बी। ठीक है, पीछे आ जाए तो ये जो सर्किट था इस सर्किट का एक्सप्रेशन भी ए बी था। तो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दोनों सेम है। ठीक है क्लास। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एक सर्किट की लॉजिकल एक्सप्रेशन बना दी है और वो लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर दूसरे सर्किट की लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ मैच कर सकती है, या तो वैसी मैच करती है या रिडक्शन करने के बाद मैच करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या प्रूफ किया है? हमने कहा है कि दो सर्किट्स को आप लॉजिकली अगर इक्विवेलेंट शो करना चाहते हैं तो या तो आप उसका ट्रूथ टेबल बना के शो कर दें कि दोनों का सेम है, या फिर उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करके उससे रिड्यूस करें इस तरीके से कि दोनों की एक्सप्रेशन जो है वो सेम हो जाए। अगर वो सेम हो जाती है रिडक्शन के बाद तो इसका मतलब है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, वरना इक्विवेलेंट नहीं है।